हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था, जल्दी हम बीपीएससी टीजीटी हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वही आज हम हिंदी के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं। देखते हैं जो ये आपके इसमें 80 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे, इनका सही आंसर क्या होगा। आपसे इससे आप बाकी चाहे हमारे से तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और हिंदी संबंधित परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या किसी अन्य राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, उसके लिए आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा तो वहाँ से तो काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपको ये पता चला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप बीपीएससी का ये पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी तो काफ़ी कुछ नए प्रश्न इसमें हमें देखने को मिले। हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे खुद का आकलन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से प्रश्न संख्या 120 तक ये आपके हिंदी के प्रश्न हैं। तो पहले हम प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ऑप्शन ए है अर्धमागधी अपभ्रंश, बी सौरसेनी अपभ्रंश, सी ब्राह्मण अपभ्रंश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा अपभ्रंश संबंधी प्रश्न जो है लगभग हर हिंदी संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है एपी शर्मा, बी जीपी वर्गीज, सी बीजी खेर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजी खेर। ये जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी बांगरू, सी कन्नौजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो ब्रजभाषा भी है, बांगरू भी है जिसे हम हरियाणवी भी बोलते हैं, और कन्नौजी भी है। ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी मुरादाबाद, सी बरेली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरेली। बरेली में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है बल्कि ब्रजभाषा बोली जाती है। और सहारनपुर और मुरादाबाद ये खड़ी बोली के ही क्षेत्र हैं, लेकिन बरेली में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है और सही कोट का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका हम ऑप्शन देखने के बजाय हम आपको ऐसे यहाँ से बता देते हैं कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। आपका एक तरफ है अवधि, एक तरफ सारी बोलियाँ दी गई हैं और एक तरफ सारे क्षेत्र दिए गए हैं। तो अवधि की बात करें तो अवधि जो है वो आपकी वो इलाहाबाद में बोली जाती है। फिर है बुंदेली, बुंदेली आपकी झांसी में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी जो है ये बिलासपुर की भाषा है, बिलासपुर की बोली है। तो इस प्रकार से इसका ये सारे जो हैं वो सही सुमेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी इस क्वेश्चन को समय नहीं देंगे, अगर आप जल्दीबाजी में इसका आंसर लगाएंगे तो पक्का गलत हो जाएगा। क्योंकि आइए देख लेते हैं, फिर भी इसने आपका काम जो आसान कर दिया। अनुच्छेद 343 नहीं दिया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 349, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विशेष निर्देश हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 349 में, जो कि आपका अनुच्छेद 349 से भी भाषा संबंधित है, इसमें भाषाएं विधियां अधिनियमित करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 147 से भाषा संबंधित ही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 351। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का
सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया है, और जो गारसा दत्तासी ने किया था वो आपका फ्रेंच भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, ये कथन है कि चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है आपका रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए है आपका गोस्वामी तुलसीदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका नाम है हिंदी नवरत्न, लेकिन इसमें कुल 10 कवि आते हैं, क्योंकि एक जगह जहाँ पे त्रिपाठी बंधु कहा गया है उसमें 2 कवि, एक हैं भूषण और एक हैं मतीराम, तो इसलिए इसमें कुल 10 कवि आ जाते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हिंदी नवरत्न है उनमें मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास भी हैं, सूरदास भी हैं। बाकी मैं सभी आपको जो 10 कवि हैं उनके नाम बता देती हूँ। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, तीसरे हैं देव, चौथे बिहारी, पांचवें कबीर, छठे पे त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतीराम दोनों आ जाएंगे, सातवें हैं केशव, आठवें चंद्रवरदाई और नौवें हैं भारतेंदु। ये हिंदी नवरत्न है जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन ए है श्रृंगार काल, बी रीति काल, सी कला काल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया है। प्रश्न संख्या 51 है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है जेम्स हिक्की, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी मदन मोहन मालवीय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की को जो है भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था अंग्रेजी में, बंगाल गजट, 1780 ईस्वी में। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। आगे से सभी क्वेश्चंस के हम लोग राइट आंसर ही देखते चल रहे हैं। बाकी ऑप्शंस तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। नोट भी करना चाहें तो आप क्वेश्चन उसका राइट आंसर नोट कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आप उनके ऑप्शंस को लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हम सही उत्तर का पता कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। एक तरफ आपके दार्शनिक मत दिए हुए हैं और एक तरफ प्रवर्तक आचार्य दिए हुए हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद है, तो इसके प्रवर्तक आचार्य जो हैं वो हैं रामानुजाचार्य। फिर है शुद्धाद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य। फिर है अद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक आचार्य हो जाएंगे शंकराचार्य। और है द्वैताद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक आचार्य हो जाएंगे निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 55 है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसमें दिए ही नहीं हैं, वो हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार हरिशंकर परसाई जी का है। प्रश्न संख्या 56 है, प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? आप लोग जानते होंगे प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है और इनमें 3 रचनाकारों को सम्मिलित किया जाता है। पहले हैं नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे हैं केसरी कुमार और फिर हैं नरेश कुमार। नंद किशोर आचार्य इसमें नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर आचार्य को प्रपद्यवाद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलयज, ऑप्शन नंबर ए। मलयज का ये कथन है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। प्रश्न संख्या 58 है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाओं को कुल 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, ऐसा कि छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित जो भी इनकी रचनाएं हैं, और एक नवमानवतावाद। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को हम अलग अलग बांटकर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ये ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी की हैं। प्रश्न संख्या 59 है, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विचार जो है वो रीतिकाल के कवि देव का विचार है और उनकी रचना भवानी विलास से है कि भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, तेहि उछाह निर्वैद ले वीर शांत संचार। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 60 है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। केशवदास को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है और एक तर्क है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना अ है कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क दिया गया है कि संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है। इसी से संबंधित हमें जो यहाँ पे एक कूट दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस हैं कि अ और ब दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या अ गलत और ब सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ गलत है और ब सही है। जो अस्थापना है वो गलत है, लेकिन जो ब तर्क दिया गया है ये सही है। प्रश्न संख्या 62 है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी इलाचंद्र जोशी, बाकी एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। यशपाल जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, बल्कि ये साम्यवादी या प्रगतिवाद उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी ये दोनों लोग जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? आपके ऑप्शंस में कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं प्रेमचंद के, लेकिन इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गबन को आप देखेंगे तो गबन में पारिवारिक जीवन और नारी की आभूषण प्रियता का वर्णन देखने को मिलेगा, इसकी विषय वस्तु है। फिर है गोदान, तो गोदान में आपको किसान की ऋण समस्या देखने को मिलती है। और रंगभूमि, तो रंगभूमि में आपको औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रेमचंद के जिस उपन्यास में विधवा समस्या की बात की गई है वो है प्रतिज्ञा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, चाहे अभी आपने उपन्यास वाला प्रश्न देखा, अभी आपको आगे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनमें रचनाओं की विषय वस्तु पूछी गई है। तो इसलिए सिर्फ रचना का नाम, रचनाकार का नाम, उसके रचनाकार कौन है या प्रकाशन वर्ष ही नहीं पढ़ना है हमें, बल्कि विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें जो भी हम
चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी विषय वस्तु को भी थोड़ा संक्षेप में जान लेना जरूरी है। अगर समय है तो आप उसे विस्तार में भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में हमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 66, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है 1863 ईस्वी में कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक है उसमें टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। बाकी लहरों के राजहंस में जो है प्रवृत्ति निवृत्ति का चित्रण है, पैरों तले की जमीन में मृत्यु की भयावहता दिखाई गई है, और आषाढ़ का एक दिन जो है इसमें राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र की बात की गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, और मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 68 है, कौमुदी महोत्सव एकांकी है, किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है कौमुदी महोत्सव एकांकी, जो कि रामकुमार वर्मा की एकांकी है 1949 में। प्रश्न संख्या 69 है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? कभी हमने ऊपर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाचंद्र जोशी। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार मानी जाती हैं। बाकी यशपाल और रांगे राघव ये प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या 70 है, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिंदगी और गुलाब के फूल जो है ये उषा प्रेमवदा का कहानी संकलन है 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 71, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का ही यह विचार है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। प्रश्न संख्या 72 है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? काव्यशास्त्र से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलियट। D.S. एलियट का ये सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 73 है, साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु का विवेचन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रस सूत्र की जो अनुमतिवाद पर व्याख्या है वो शंकुक ने की है, और शंकुक का नाम इसमें कहीं दिया नहीं गया है। जबकि और बात कर लेते हैं तो अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। भरत मुनि ने जो रस सूत्र की अनुमतिवाद पर व्याख्या की है वो शंकुक ने की है। प्रश्न संख्या 75 है, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संस्कृत के जो वामन आचार्य हैं उन्होंने ही विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है, और वामन का इसमें कहीं नाम नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 76 है कि डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 77 है, इसमें हमें सही कूट का चयन करना है या कहीं सुमेलित करना है। एक तरफ प्रवर्तक हैं और एक तरफ संप्रदाय है।
तो भरत मुनि जो हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन जो हैं ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और वामन जो हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। क्रोची के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्रोची के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 89 स्त्री विमर्श 79 है। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति हैं? ऑप्शन आपके कृष्णा श्रोवती, मैत्रेयी पुष्पा और उषा प्रियंवदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है ये तब्दील निगाहें, जो कि स्त्री विमर्श पर आधारित है। प्रश्न संख्या 80 है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इस कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने प्रश्न संख्या 41 से प्रश्न संख्या 80 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व किए, 40 प्रश्नों को। बाकी के भी आपके 40 प्रश्न और बचे हैं इस पेपर के, उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको भी याद हो गए होंगे, और अगर किसी हिंदी संबंधित परीक्षा में प्रश्न दोबारा से पूछे जाते हैं तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे, और इनसे संबंधित बाकी जो और भी तथ्य हैं वे भी आप गलत नहीं करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके बाकी 40 प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।